चैप्टर 19 एक बैठक। अगले दिन सूरज इतनी जल्दी नहीं निकला कि लोगों की अधीरता शांत हो सके। बार्बिकेन को डर था कि मिशेल आर्डन से बेतुके सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए वह अपने ऑडिटर्स को कम संख्या में विशेषज्ञों जैसे कि अपने सहकर्मियों तक सीमित रखना चाहता था। लेकिन यह नियाग्रा के झरने को बांधने जितना आसान था, इसलिए उसे अपनी परियोजना को त्यागना पड़ा और अपने दोस्त को सार्वजनिक व्याख्यान के सभी जोखिम उठाने देना पड़ा। टेम्पा टाउन का नया टाउन हॉल अपने विशाल आयामों के बावजूद इस अवसर के लिए अपर्याप्त माना गया, जिसने एक सार्वजनिक बैठक के अनुपात को ग्रहण कर लिया था। जगह शहर के बाहर स्थित एक विशाल मैदान थी। कुछ ही घंटों में वे इसे सूरज की किरणों से बचाने में सफल हो गए। बंदरगाह के जहाज़ों ने, जो कैनवास से भरपूर थे, एक विशाल तंबू के लिए ज़रूरी सामान मुहैया कराया। जल्द ही कपड़े का एक विशाल आकाश कैल्सिनेटेड मैदान पर बिछा दिया गया और दिन की गर्मी से इसे बचाया। वहाँ 300,000 लोग खड़े थे और फ्रांसीसी के आने का इंतज़ार करते हुए कई घंटों तक दमघोंटू तापमान का सामना कर रहे थे। दर्शकों की उस भीड़ में से सिर्फ एक तिहाई ही देख और सुन सकते थे, दूसरा तिहाई खराब देख सकता था और सुन नहीं सकता था। बाकी एक तिहाई ने न तो सुना और न ही देखा, हालांकि वे तालियां बजाने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे। 3 बजे माइकल अर्दन गन क्लब के प्रमुख सदस्यों के साथ आए। उन्होंने अपना दाहिना हाथ राष्ट्रपति बार्बिकेन को और बायां हाथ जेटी मैस्टन को दिया, जो दोपहर के सूरज से भी अधिक चमकीला और लगभग लाल रंग का था। अर्दन मंच पर चढ़ गया, जहां से उसकी आंखें काली टोपियों के जंगल पर फैली हुई थीं। वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं लग रहा था, उसने कोई दिखावा नहीं किया, वह वहां घर जैसा महसूस कर रहा था, खुश, परिचित और मिलनसार। उसका स्वागत करने वाले जयकारों का उसने विनम्रतापूर्वक झुककर जवाब दिया, फिर अपने हाथ से चुप रहने का अनुरोध किया, अंग्रेजी में बोलना शुरू किया और इन शब्दों में खुद को बहुत सही ढंग से व्यक्त किया। सज्जनों, उन्होंने कहा, हालांकि यह बहुत गर्मजोशी भरा है, फिर भी मैं आपको कुछ मिनट रोककर उन परियोजनाओं के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो आपकी रुचि के अनुसार हैं। मैं न तो वक्ता हूं और न ही विद्वान, और मुझे सार्वजनिक रूप से बोलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे मित्र बार्बिकेन ने मुझसे कहा कि इससे आपको खुशी मिलेगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर अपने 600,000 कानों से मेरी बात सुनिए और वक्ता की गलतियों को क्षमा करें। इस अनौपचारिक शुरुआत की दर्शकों ने खूब सराहना की और भारी तालियों से अपनी संतुष्टि व्यक्त की। सज्जनों, उन्होंने कहा, किसी भी तरह की स्वीकृति या असहमति की मनाही नहीं है। ये तय है, मैं आगे कहता हूँ। और सबसे पहले, यह मत भूलिए कि आपको एक अज्ञानी व्यक्ति के साथ काम करना है, लेकिन उसकी अज्ञानता कठिनाइयों को अनदेखा करने के लिए काफ़ी दूर तक जाती है। इसलिए उसे एक प्रक्षेप्य में अपना मार्ग लेना और चंद्रमा की ओर प्रस्थान करना एक सरल, स्वाभाविक और आसान बात लगी। वह यात्रा जल्द या बाद में की जाएगी, और जहाँ तक गति के तरीके को अपनाया जाता है, वह बस प्रगति के नियम का पालन करता है। मनुष्य ने 4 पैरों पर यात्रा करना शुरू किया, फिर एक दिन वह 2 पैरों पर चला गया, फिर एक गाड़ी में, फिर एक कोच में, फिर एक रेल पर। खैर, प्रक्षेप्य भविष्य की गाड़ी है और, सच कहें तो, ग्रह केवल प्रक्षेप्य हैं, निर्माता के हाथ से फेंके गए साधारण तोप के गोले। लेकिन हमारे वाहन पर लौटते हैं। आप में से कुछ, सज्जनों, सोच सकते हैं कि जिस गति से यह यात्रा करेगा वह बहुत अधिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी ग्रह तेज गति से चलते हैं, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी गति में हमें 3 गुना तेजी से ले जाती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बस मैं आपसे अपने विचार लीग में व्यक्त करने की अनुमति चाहता हूँ, क्योंकि अमेरिकी माप मेरे लिए बहुत परिचित नहीं है और मुझे अपनी गणनाओं में उलझने का डर है। यह मांग बहुत सरल प्रतीत हुई और इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। वक्ता ने अपना भाषण पुनः शुरू किया। सज्जनों, निम्नलिखित विभिन्न ग्रहों की गति है। मैं ये स्वीकार करने के लिए बाध्य हूँ कि मेरी अज्ञानता के बावजूद मैं इस छोटे खगोलीय विवरण को ठीक से जानता हूँ, लेकिन 2 मिनट में आप भी मेरे जैसे विद्वान हो जाएंगे। तो जान ले कि नेपच्यून 5000 लीग प्रति घंटे की गति से चलता है, यूरेनस 7000, शनि
8,858, बृहस्पति 11,675, मंगल 22,011, पृथ्वी 27,500, शुक्र 32,190, बुध 52,520, कुछ धूमकेतु अपने पेरिहेलियन में 14,000 लीग। जहाँ तक हम सच्चे आलसी, जल्दी में न रहने वाले लोगों की बात है, हमारी गति 9,900 लीग से अधिक नहीं है और यह घटती ही रहेगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात है, और यदि यह स्पष्ट नहीं है कि किसी दिन इससे भी अधिक गति इसे पार कर जाएगी, तो प्रकाश या बिजली संभवतः किस यांत्रिक एजेंट होंगे। इस बात पर किसी को संदेह नहीं था। प्रिय श्रोतागण, उन्होंने फिर कहा, कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों के अनुसार, जो उनके लिए सबसे अच्छी योग्यता है, मानवता एक पोपिलियस घेरे में बंद है जिसे वह तोड़ नहीं सकता, और इस ग्रह पर बिना ग्रह के किनारों की ओर उड़ान भरे रहने के लिए अभिशप्त है। ऐसा कुछ भी नहीं। हम चांद पर जा रहे हैं, हम ग्रहों पर जाएंगे, हम सितारों पर जाएंगे, जैसे हम अभी लिवरपूल से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, आसानी से, तेजी से, निश्चित रूप से, और वायुमंडलीय महासागर को पृथ्वी के महासागरों की तरह ही जल्दी से पार कर लिया जाएगा। दूरी केवल एक सापेक्ष शब्द है और शून्य तक कम हो जाने पर समाप्त हो जाएगी। सभा, हालांकि फ्रांसीसी नायक के पक्ष में थी, लेकिन इस दुस्साहसिक सिद्धांत से काफी हैरान थी। मिशेल अर्दन ने इसे देखा। मेरे योग्य मेजबानों, आप आश्वस्त नहीं लग रहे हैं, उन्होंने एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, चलो थोड़ा तर्क करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक एक्सप्रेस ट्रेन को चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 300 दिन, इससे ज्यादा नहीं। 86,410 लीग की यात्रा, लेकिन वह क्या है? पृथ्वी के 9 चक्कर भी नहीं, और ऐसे बहुत कम नाविक हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया है। सोचिए, मैं सड़क पर केवल 98 घंटे रहूंगा। आप कल्पना करते हैं कि चांद पृथ्वी से बहुत दूर है, और इस साहसिक कार्य का प्रयास करने से पहले किसी को 2 बार सोचना चाहिए। लेकिन अगर मैं नेपच्यून जा रहा होता, जो सूर्य से 1,147 मिलियन लीग की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण करता है, तो आप क्या कहते? यह एक ऐसी यात्रा है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं, भले ही इसकी लागत 1 मील के लिए केवल 1 पैसा हो। यहाँ तक कि बैरन रोथस्चाइल्ड के पास भी अपना टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। ये तर्क सभा को बहुत पसंद आया। इसके अलावा मिशेल अर्दन, जो अपने विषय में पूर्णतः पारंगत थे, बहुत ही शानदार ढंग से वाक्पटु हो गए। उन्हें लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है, और उन्होंने सराहनीय आत्मविश्वास के साथ फिर से कहा, अच्छा मेरे दोस्तों, नेपच्यून से सूर्य तक की ये दूरी सितारों की दूरी की तुलना में कुछ भी नहीं है, जिनमें से कुछ सूर्य से अरबों लीग दूर हैं। और फिर भी लोग ग्रहों को सूर्य से अलग करने वाली दूरी के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचता हूँ जो सूर्य से शुरू होता है और नेपच्यून पर समाप्त होता है? क्या आप मेरा सिद्धांत जानना चाहेंगे? ये बहुत सरल है। मेरी राय के अनुसार सौर ब्रह्मांड एक ठोस सजातीय द्रव्यमान है। इसे बनाने वाले ग्रह एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे को भीड़ देते हैं, और उनके बीच की जगह केवल वह जगह है जो सबसे सघन धातु चांदी, लोहा या प्लेटिनम के अणुओं को अलग करती है। इसलिए मुझे पुष्टि करने का अधिकार है, और मैं इसे एक दृढ़ विश्वास के साथ दोहराऊंगा जो आप सभी को पसंद आएगा। दूरी एक व्यर्थ शब्द है, दूरी मौजूद नहीं है। बहुत अच्छी बात कही, शाबाश, हुर्रे। वक्ता के हाव भाव और उच्चारण तथा उसके विचारों की निर्भीकता से प्रभावित होकर सभा ने एक स्वर में कहा, नहीं, जे.टी. मेस्टर ने दूसरों से अधिक जोश से कहा, दूरी का कोई अस्तित्व नहीं है। और अपनी हरकतों और भावनाओं की हिंसा में बहकर, जिसे वह मुश्किल से नियंत्रित कर सकता था, वह लगभग मंच के ऊपर से जमीन पर गिर गया। लेकिन वह अपना संतुलन वापस पाने में सफल रहा, और इस तरह गिरने से बच गया, जो क्रूरता से साबित कर देता कि दूरी एक व्यर्थ शब्द नहीं है। फिर प्रतिष्ठित वक्ता का भाषण फिर से शुरू हुआ। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह सवाल अब हल हो गया है। अगर मैंने आप सभी को आश्वस्त नहीं किया है तो इसका कारण यह है कि मैं अपने प्रदर्शनों में डरपोक रहा हूँ। मेरे तर्क कमजोर हैं, और आपको इसे मेरी सैद्धांतिक
अज्ञानता के कारण मानना चाहिए। हालांकि यह हो सकता है, मैं दोहराता हूँ, पृथ्वी से उसके उपग्रह की दूरी वास्तव में बहुत महत्वहीन है और गंभीरता से विचार करने के योग्य नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कहकर बहुत आगे बढ़ रहा हूँ कि जल्द ही प्रक्षेपास्त्रों द्वारा रेलगाड़ियों की सेवा स्थापित की जाएगी, जिसमें पृथ्वी से चंद्रमा तक की यात्रा आराम से पूरी की जाएगी। कोई झटके नहीं होंगे और न ही लाइनों से भागने का डर होगा, और लक्ष्य तक तेजी से, बिना थके, सीधी रेखा में, कौवे की उड़ान की तरह पहुंचा जाएगा। 20 साल पूरे होने से पहले पृथ्वी का आधा हिस्सा चंद्रमा का दौरा कर चुका होगा। मिशेल अर्दान के लिए 3 जयकारे। सहायकों ने चिल्लाया, यहाँ तक कि वे भी जो इस बात पर सबसे कम आश्वस्त थे। वक्ता ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, बार्बिकेन के लिए 3 जयकारे। उद्यम के प्रवर्तक के प्रति कृतज्ञता के इस कार्य का सर्वसम्मति से तालियों से स्वागत किया गया। अब मेरे दोस्तों, मिशेल अर्दन ने फिर कहा, अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जाहिर है आप मुझे शर्मिंदा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। अब तक गन क्लब के अध्यक्ष के पास चर्चा से बहुत संतुष्ट होने का कारण था। यह अटकलबाजी के सिद्धांतों पर आधारित था, जिस पर मिशेल अर्दन अपनी जीवंत कल्पना से बहकर खुद को बहुत प्रतिभाशाली साबित कर चुके थे। इसलिए उन्हें व्यावहारिक प्रश्नों की ओर जाने से रोका जाना चाहिए, जिनसे वे निस्संदेह इतने अच्छे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बार्बिकेन ने जल्दी से बोलना शुरू किया और अपने नए दोस्त से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि चंद्रमा या ग्रहों पर लोग रहते हैं। यह एक बड़ी समस्या है, मेरे योग्य राष्ट्रपति, वक्ता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। फिर भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो महान बुद्धि वाले लोग प्लूटार्क, स्वीडनबॉर्ग, बर्नार्डिन डी सेंट पियरे और कई अन्य ने सकारात्मक उत्तर दिया। अगर मैंने प्राकृतिक दर्शन के दृष्टिकोण से उत्तर दिया तो मुझे भी यही करना चाहिए। मुझे खुद से कहना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है। और आपके प्रश्न का दूसरे तरीके से उत्तर देते हुए, मित्र बार्बिकेन, मुझे ये पुष्टि करनी चाहिए कि यदि ग्रह रहने योग्य हैं, तो या तो वे आबाद हैं, या वे रह चुके हैं, या वे होंगे। बहुत अच्छा, दर्शकों की पहली पंक्ति चिल्लाई, जिनकी राय बाकी लोगों के लिए कानून की ताकत थी। गन क्लब के अध्यक्ष ने कहा, इसका उत्तर अधिक तर्क और न्याय के साथ देना असंभव है। इसलिए सवाल यह है, क्या ग्रह रहने योग्य हैं? मैं अपने हिसाब से ऐसा ही सोचता हूँ, और मैं इस बारे में निश्चित हूँ, मिशेल अर्दान ने उत्तर दिया। फिर भी सहायकों में से एक ने उत्तर दिया, दुनिया में रहने की संभावना के खिलाफ तर्क हैं। उनमें से अधिकांश में ये स्पष्ट है कि जीवन के सिद्धांतों को संशोधित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, केवल ग्रहों की बात करें तो लोगों को कुछ में जला दिया जाना चाहिए और दूसरों में जम जाना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे सूर्य से कितनी लंबी या छोटी दूरी पर हैं। मुझे खेद है, मिशेल अर्दन ने उत्तर दिया, मैं अपने माननीय प्रतिद्वंद्वी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। उनकी आपत्ति का अपना महत्व है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कुछ हद तक सफलतापूर्वक मुकाबला किया जा सकता है, जैसे उन सभी का उद्देश्य दुनिया की रहने योग्यता रहा है। अगर मैं एक चिकित्सक होता तो मुझे कहना चाहिए कि अगर सूर्य के सबसे निकट के ग्रहों में कम कैलोरी गति में होती और इसके विपरीत दूर के ग्रहों में अधिक, तो ये सरल घटना गर्मी को बराबर करने और इन दुनियाओं के तापमान को हमारे जैसे संगठित प्राणियों के लिए सहनीय बनाने के लिए पर्याप्त होगी। अगर मैं एक प्रकृतिवादी होता तो मुझे उसे, कई शानदार विद्वानों के बाद, बताना चाहिए कि प्रकृति हमें पृथ्वी पर रहने योग्यता की बहुत अलग स्थितियों में रहने वाले जानवरों के उदाहरण प्रदान करती है, कि मछली अन्य जानवरों की तुलना में एक नश्वर माध्यम में सांस लेती है, कि उभयचरों का दोहरा अस्तित्व है, तापमान के प्रति असंवेदनशील कुछ जलीय कीट एक ही समय में उबलते पानी के झरनों और ध्रुवीय महासागर के जमे हुए मैदानों में पाए जाते हैं। संक्षेप में, प्रकृति में कार्रवाई के कई साधन हैं, जो अक्सर समझ से परे होते हैं, लेकिन कम वास्तविक नहीं होते हैं। अगर मैं एक रसायनज्ञ होता, तो मुझे कहना चाहिए कि एरोलाइट्स हमारे स्थलीय ग्लोब से दूर स्पष्ट रूप से बने निकाय ने विश्लेषण करने पर कार्बन के निर्विवाद निशान प्रकट किए हैं, एक ऐसा पदार्थ जो अपनी उत्पत्ति का श्रेय पूरी तरह से संगठित प्राणियों को देता है, और जो रीचेनबेक के प्रयोगों के अनुसार अनिवार्य रूप से पशुकृत रहा होगा।
अंत में, अगर मैं एक धर्मशास्त्री होता तो मुझे कहना चाहिए कि सेंट पॉल के अनुसार दिव्य मोचन न केवल पृथ्वी पर बल्कि सभी खगोलीय पिंडों पर लागू होता है। इसलिए ब्रह्मांड पर शासन करने वाले महान नियमों के बारे में मेरी पूर्ण अज्ञानता के कारण मैं केवल यही उत्तर दे सकता हूँ कि मुझे नहीं पता कि आकाशीय पिंडों पर कोई निवास है या नहीं, और चूंकि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं देखने जा रहा हूँ। क्या मिशेल आर्डन के सिद्धांतों के विरोधी ने कोई और तर्क दिया? ये कहना असंभव है, क्योंकि भीड़ की उन्मत्त चीखों ने किसी भी राय को प्रचारित होने से रोक दिया होगा। जब फिर से शांति स्थापित हो गई, यहाँ तक कि सबसे दूर के समूहों में भी, विजयी वक्ता ने निम्नलिखित विचार जोड़कर खुद को संतुष्ट किया। सज्जनों, आप सोचेंगे कि मैंने इस गंभीर प्रश्न पर शायद ही कुछ छुआ हो। मैं यहाँ आपको इस विशाल विषय पर शिक्षाप्रद व्याख्यान देने नहीं आया हूँ। आकाशीय पिंडों के आबाद होने के पक्ष में तर्कों की एक और श्रृंखला है, मैं उस पर गौर नहीं करता। मुझे केवल एक बिंदु पर जोर देने की इजाज़त दीजिए। जो लोग यह मानते हैं कि ग्रहों पर आबाद नहीं है, उनसे आपको जवाब देना चाहिए, आप सही हो सकते हैं यदि यह सिद्ध हो जाए कि पृथ्वी संभावित दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वोल्टेयर के बावजूद ऐसा नहीं है। इसका केवल एक ही उपग्रह है, जबकि बृहस्पति, यूरेनस, शनि और नेपच्यून के पास कई उपग्रह हैं। यह एक ऐसा लाभ है जिसे तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ अब पृथ्वी को रहने के लिए असुविधाजनक स्थान बनाती है, वह है इसकी कक्षा पर इसकी धुरी का झुकाव। इसलिए दिन और रात की असमानता ये जुकाम, गठिया और क्षय रोग का ग्रह है, जबकि बृहस्पति की सतह पर, उदाहरण के लिए, जहां अक्ष का झुकाव बहुत ही कम है, निवासी अपरिवर्तनीय तापमान का आनंद ले सकते हैं। वहां हमेशा वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु का क्षेत्र रहता है। प्रत्येक जोवियन अपने लिए उपयुक्त जलवायु चुन सकता है और तापमान के उतार चढ़ाव से अपने आप को जीवन भर बचा सकता है। आप निस्संदेह हमारे ग्रह पर बृहस्पति की इस श्रेष्ठता से सहमत होंगे, इसके वर्षों के बारे में बात किए बिना, जो प्रत्येक 12 वर्ष तक रहता है। इसके अलावा यह मेरे लिए स्पष्ट है कि इन संरक्षणों के तहत और अस्तित्व की ऐसी अद्भुत परिस्थितियों के तहत उस भाग्यशाली दुनिया के निवासी श्रेष्ठ प्राणी हैं कि विद्वान अधिक विद्वान हैं, कलाकार अधिक कलात्मक हैं, दुष्ट कम दुष्ट हैं और अच्छे लोग बेहतर हैं। अफसोस, हमारे गोलाकार को इस पूर्णता तक पहुंचने के लिए जो चाहिए वो बहुत कम है, घूर्णन की एक धुरी जो अपनी कक्षा के तल पर कम झुकी हुई है। ठीक है, एक आवेगपूर्ण आवाज ने कहा, आइए हम अपने प्रयासों को एकजुट करें, मशीनों का आविष्कार करें और पृथ्वी की धुरी को सही करें। इस प्रस्ताव का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ, जिसके लेखक कोई और नहीं बल्कि जेटी मैस्टन ही हो सकते हैं। ये संभव है कि उग्र सचिव ने इंजीनियर के रूप में अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण ऐसा प्रस्ताव पेश किया हो, लेकिन ये कहना होगा, क्योंकि यह सच है, कई लोगों ने अपनी चीखों से उनका उत्साहवर्धन किया, और निस्संदेह, अगर उन्हें आर्किमिडीज द्वारा मांगे गए विश्राम बिंदु मिल गए होते, तो अमेरिकी दुनिया को ऊपर उठाने और इसकी धुरी को फिर से बनाने में सक्षम एक लीवा का निर्माण कर लेते। लेकिन ये बिंदु इन साहसी यांत्रिकीविदों के लिए अभाव था। फिर भी इस अत्यंत व्यावहारिक विचार को भारी सफलता मिली। चर्चा लगभग 15 मिनट तक स्थगित रही, और उसके बहुत लंबे समय बाद तक संयुक्त राज्य अमेरिका में गन क्लब के स्थायी सचिव द्वारा इतने जोश के साथ प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर चर्चा होती रही।